वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन विद क्वेश्चन। आज की इस लॉन्ग वीडियो में हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे एनवीएस की बात हो, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, यूजीसी नेट और जो बाकी के भी एग्जाम्स होते हैं, तो इन एग्जाम्स में ऑलमोस्ट 10 से 20% के जो क्वेश्चंस हैं वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के उनको हम स्टडी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही नोट्स अवेलेबल हैं, ताकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स और हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं दोनों को किसी तरह की भी कोई परेशानी ना हो। तो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यानी खेल मनोविज्ञान के मतलब से, कि इसका मतलब क्या है और इसका एम क्या है यानी लक्ष्य क्या है। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करता है और इसे स्टडी करने का कारण क्या है, वो चाहता है कि जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है खिलाड़ियों की वो इंप्रूव। अब जब हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इसका मेन एम यही है कि वो किस तरह प्लेयर्स का या फिर एथलीट्स का फोकस इंप्रूव करे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करे, मोटिवेशन इंक्रीज करे और उनका जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करे। तो जहां तक कोचिंग की बात है तो ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डेफिनेटली कोचिंग की जो इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ाता है और टीम में जो आपस में कोऑर्डिनेशन है, जो तालमेल है, उसको बढ़ाता है। अगर हम इसको एग्जांपल से समझें, हम खुद सभी, मैं मान के चल रहा हूं कि आप सभी कम से कम स्टेट लेवल पर तो पार्टिसिपेट आपने किया ही होगा। और होता क्या है कि जब कोई खिलाड़ी किसी इंपॉर्टेंट कंपटीशन में उतरता है तो वो थोड़ा सा एंजाइटी महसूस करता है, थोड़ा सा चिंता महसूस करता है और थोड़ा कभी एंशियस फील करता है ना। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब भी हम कोई, या फिर अगर हम इंपॉर्टेंट एग्जाम की बात करें, केवीएस का एग्जाम आप देने जा रहे हैं या फिर कोई ऐसा एग्जाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस एग्जाम से पहले हमें एंजाइटी होती है। तो उसी तरह जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो भी गेम्स के पहले या फिर कोई क्रंच सिचुएशन है, कोई ऐसी सिचुएशन है गेम के अंदर जो बड़ी क्रिटिकल है, जिसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्राउड का प्रेशर है, अपने टीममेट्स का प्रेशर है, ओपोनेंट्स का प्रेशर है, तो इस केस में जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का जो रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज एथलीट में वो काम करने की एबिलिटी है, बट सिर्फ जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, अगर वो उन फैक्टर्स को अच्छे से मैनेज ना कर पाए तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो गिर जाती है। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का यही काम है कि किस तरह एथलीट से बेस्ट निकाला जाए। जब हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन दो तरह के हैं, एक है इंट्रिंसिक और दूसरा है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक यानी आंतरिक और एक्सट्रिंसिक यानी बाहर। इंट्रिंसिक क्या है कि खेल, मोटिवेशन को पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि मोटिवेशन है क्या। मोटिवेशन क्या है कि किसी भी काम को करने के लिए जो हमारे अंदर से ड्राइव आ रही है, दैट इज मोटिवेशन। कि अब मुझे उठ के अगर बाहर वर्कआउट करना है तो उस वर्कआउट को करने के लिए मेरे अंदर एक किक होनी चाहिए, किक है ना, तो उस किक को ही मोटिवेशन बोल रहे हैं। अब ये किक किस तरह से आ सकती है, ये दो तरह से आ सकती है। पहला है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि मुझे वर्कआउट करना पसंद है या फिर मुझे प्रैक्टिस करना पसंद है, मुझे मैच खेलना पसंद है, मुझे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन पसंद है। पसंद है का मतलब है कि मैं जब इन चीजों में भाग लेता हूं तो मुझे सिर्फ भाग लेने से ही खुशी मिलती है। मैं जीत रहा हूं, हार रहा हूं, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन इन चीजों को करने से, पार्टिसिपेट करने से जब मुझे आनंद मिल रहा है, मुझे खुशी मिल रही है, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और जो दूसरी तरह की मोटिवेशन है दैट इज एक्सट्रिंसिक यानी बाहरी। अब इसमें क्या है कि मुझे खेलने के लिए वैसे तो कोई मुझे मन नहीं है, मेरा किसी तरह का कोई मन नहीं है कि मैं बाहर जाके खेलूं या मुझे प्रैक्टिस करूं, ट्रेनिंग करूं, गेम्स में पार्टिसिपेट करूं। लेकिन अगर मुझे कोई लालच दे कि अगर तुम ये खेलोगे तो तुम्हें कैश अवार्ड मिलेगा, प्राइज मिलेगा, मेडल मिलेगा, सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा, समाज में एक पहचान बनेगी, और उस उन चीजों से अगर मैं मोटिवेट होकर खेलता हूं तो दैट इज बाहरी प्रेरणा यानी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो जैसा हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो ड्रिवन है इंटरनल जॉय से, पैशन फॉर स्पोर्ट से। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो किस चीज पे डिपेंड करती है कि रिवॉर्ड्स क्या है, ट्रॉफी, मनी, रिकॉग्निशन। आगे चलते हुए जब मोटिवेशन की बात हमने कर ही ली है तो इसकी जो थ्योरीज हैं वो चार हमारे पास थ्योरीज हैं जो इंपॉर्टेंट है। और चार में से जो पहली दो थ्योरीज हैं इनको मैं ऑलरेडी दो छोटी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो साइकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, तो उसमें ऑलरेडी मैं आप प्लेलिस्ट, साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में आपको दो छोटी छोटी वीडियोस मिलेंगी, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी और अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी।
तो ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की, जिस मोटिवेशन की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें। और नीचे की जो थ्योरीज है, अगर आप चाहते हैं कि इस पर भी एक छोटी सी वीडियो इनकी एक्सप्लेनेशन बनाया जाए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम जल्द ही इस पे भी जो दो दो हमारी मोटिवेशन की थ्योरीज हैं इस पर वीडियो बनाएंगे। अब आगे चलते हैं, हम बात कर रहे हैं कि अगला हमारा टॉपिक है मोटिवेशन, प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग, या फिर हम बात करें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? मनोवैज्ञानिक कारक कौन से हैं? सबसे पहला है इमोशंस। इमोशंस का मतलब है भावनाएं। तो सकारात्मक भावनाएं ऊर्जा देती हैं, नकारात्मक एकाग्रता घटाती हैं। ये तो हम पता ही है कि इमोशंस क्या है। उसके बाद है एंजाइटी। एंजाइटी क्या है? जो हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट मैच से पहले जो आपके पेट में बटरफ्लाइज हैं, जो चिंता है थोड़ी थोड़ी, है ना, दैट इज एंजाइटी। तो अत्यधिक चिंता प्रदर्शन को प्रभावित करती है। अब ये बात कर रहे हैं कि जो हमारा मैच से पहले एंजाइटी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें थोड़ी सी भी एंजाइटी हो रही है तो वो हमारे लिए बेकार है। ये कह रहे हैं अत्यधिक चिंता। तो एंजाइटी का एक इन्वर्टेड यू का हमारा ग्राफ रहता है, यानी एंजाइटी अगर कम है तो परफॉर्मेंस जरूरी नहीं है कि बहुत बढ़िया हो। तो एक ऑप्टिमम लेवल है एंजाइटी का। अगर एंजाइटी इस लेवल पर है तो मतलब परफॉर्मेंस निकल के आएगी। मान लीजिए आपका कोई अगले दिन मैच है, या फिर आपका थोड़ी देर बाद मैच है, और आपके अंदर कुछ वो भावनाएं नहीं उठ रही कि यार मैं करूंगा कि नहीं, आप बिल्कुल ऐसे हो, रिलैक्स हो, या हाँ ठीक है कर लेंगे। तो जो आपका जो बेस्ट है, हर एक बॉडी पार्ट या फिर साइकोलॉजिकल हमारे जो हमारे सारे फैक्टर्स हैं उनको हमने एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम थोड़ी सी एंग्जाइटी जो है वो बहुत जरूरी है। अगर वो एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उससे क्या होता है, चोकिंग हो जाएगी, हम बिल्कुल सुन पड़ जाएंगे, मैच में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हमारे जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाएंगे, है ना, हम माइंड में ही सोचते रहेंगे। तो एंजाइटी दो तरह की है, ट्रेट एंजाइटी और स्टेट एंजाइटी। ट्रेट और स्टेट क्या है? ट्रेट का मतलब है कि कोई व्यक्ति है, उसकी आदत ही है कि वो हर सिचुएशन में, रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ भी काम कर रहा है, उसके व्यवहार में शामिल हो चुका है, वो हो चुका है कि वो एंशियस रहता है, वो चिंता में रहता है। वह वो हर एक काम, चाहे वो छोटे से छोटा काम है या बड़ा से बड़ा, हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसकी एक आदत बन चुकी है या उसकी पर्सनैलिटी का टाइप है कि वो चिंता में या एंशियस रहता है। और दूसरा है स्टेट एंजाइटी। स्टेट एंजाइटी वो ऐसा व्यक्ति है जो वैसे तो रिलैक्स रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में ही एंशियस या फिर चिंता में आता है। वैसे वो बाकी रोजमर्रा के कामों को सही से करता है। तो यही डिफरेंस है ट्रेट और स्टेट एंजाइटी में। ट्रेट का मतलब है कि उसका एक पर्सनैलिटी का फिक्स ट्रेट बन चुका है, वो हर एक काम रोजमर्रा की जिंदगी में एंशियस रहता है, एंजाइटी उसकी बढ़ी रहती है। और स्टेट चिंता क्या है, स्टेट एंजाइटी क्या है कि कुछ सिचुएशन में ही, स्पेसिफिक सिचुएशन में ही वो एंशियस होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कॉग्निटिव और सोमैटिक, ये दो अलग प्रकार हैं एंजाइटी। कॉग्निटिव यानी मानसिक, यानी आप साइकोलॉजिकली फील कर रहे हैं कि आप एंशियस हैं, ठीक है जी। लेकिन सोमैटिक क्या है? सोमैटिक यानी बॉडी। जब आप एंशियस हैं तो आपके हाथ में पसीना आ रहा है ना, और आपके जो हाथ कांप रहे हैं या पैर कांप रहे हैं, दैट इज सोमैटिक। सोमैटिक टाइप है। तो दो टाइप की और है हमारी एंजाइटी, टोटल चार होगी, एक है ट्रेट, एक है स्टेट, ये दो होंगी। तीसरी होगी कॉग्निटिव, यानी मानसिक तौर पर आप उस चीज को महसूस कर पा रहे हैं कि आप थोड़ा थोड़ा, आपका जो फोकस है वो कम हो रहा है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो रहा है, दिस इज सोमैटिक। लेकिन उस दिस इज सॉरी 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 दिस इज कॉग्निटिव, जो हम साइकोलॉजिकली सोच रहे हैं कि हमारे जो फोकस है वो ड्रॉप हो रहा है एंग्जाइटी की वजह से, या फिर हमारा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, मोटिवेशन कम हो रहा है, दिस इज कॉग्निटिव। लेकिन इस कॉग्निटिव की वजह से जो हम बॉडी में चेंजेस महसूस कर पा रहे हैं, चाहे वो हाथों में स्वेटिंग है या फिर हमारे फेस पर, माथे पर स्वेटिंग हो रही है, जो बॉडी से रिलेटेड है, दैट इज सोमैटिक एंग्जाइटी। और हो सकता है कि हमारे जो हाथ कांप रहे हैं, शिवरिंग हो रही है हाथों की, पैरों की, दिस इज सोमैटिक। तो हमने एंग्जाइटी को अब कवर कर लिया। आगे चलते हैं एग्रेशन। एग्रेशन यानी क्रोध, गुस्सा। दो तरह के एग्रेशन है, हॉस्टाइल और दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल। हॉस्टाइल क्या है कि आप क्रोध में इतने प्रेरित हो गए हैं, इतने प्रेरित हो गए हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपने हॉकी स्टिक उठा के आप दूसरी टीम को मारने जा रहे हैं, या फिर आप फाउल प्ले कर रहे हैं, आप रफ गेम खेल रहे हैं, आप खुद को भी चोट लगाएंगे और दूसरे को भी चोट लगाएंगे, दिस इज हॉस्टाइल एग्रेशन। लेकिन दूसरा जो है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा हमारी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, वो है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। कि आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप उस गुस्से को चैनलाइज कर रहे हैं अपनी गेम में, आपने अपनी गेम की
या फिर जो अपने मूव्स हैं गेम्स में, उनकी इंटेंसिटी को इंप्रूव कर दिया है ना। आप अगर हम टीम गेम्स की बात करें, हॉकी फुटबॉल की, तो आप पूरा अप डाउन कर रहे हैं, है ना, आप अच्छे से एफर्ट डाल रहे हैं। तो आपने क्या किया, अपने गुस्से को चैनलाइज कर लिया बिल्कुल सही जगह। आप कोई फाउल प्ले नहीं कर रहे हैं, ना ही आप इसके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, ना आप रफ गेम खेल रहे हैं। तो ये जो दूसरी प्रकार की जो हमारा, हम उसको चैनलाइज कर रहे हैं, दिस इज इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। और जिसमें हम रफ खेल रहे हैं, जिसमें हम खिलाड़ियों को, खुद को भी चोटिल कर रहे हैं और दूसरे को भी चोटिल कर रहे हैं, दैट इज हॉस्टाइल एग्रेशन। उसके बाद अगला जो हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर है, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब है जब मांग और क्षमता के बीच असंतुलन। अब इसको अगर एग्जांपल समझे, तो आपकी मान लीजिए कि आपका एग्जाम है यूजीसी नेट का 10 दिन बाद, और आपकी तैयारी उस तरह की नहीं है। आप, जो स्टूडेंट होता है ना, उसको ऑलरेडी, जो अच्छा स्टूडेंट है, उसको ये समझ आना शुरू हो जाता है कि क्या मेरा जो एग्जाम है वो क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, है ना। हम खुद की इवेल्युएशन करते हैं एग्जाम्स पहले, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं, उससे हम इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि क्या मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। हमें मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। तो अब हो क्या रहा है कि आपका मान लीजिए 5 या 10 दिन बाद एग्जाम है, और जब आपने सेल्फ एनालिसिस किया, तो आपने ये पाया कि यार एग्जाम की जो डिमांड्स हैं वो ज्यादा हैं, और अभी मेरी जो तैयारी है वो उस लेवल की नहीं है। तो अब ये क्या है, डिफरेंस है आपकी क्षमता में, और जो डिमांड है, एग्जाम की डिमांड है ज्यादा, और आपने अभी उस लेवल की तैयारी नहीं की है। तो ये जो बीच का डिफरेंस है, ये क्या क्रिएट करता है, स्ट्रेस। यही स्ट्रेस है, आम जीवन में भी यही स्ट्रेस है कि चाहिए ज्यादा, लेकिन अभी हम कम कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो ये जो डिफरेंस है, दिस क्रिएट्स मेंटल स्ट्रेस। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब अपनी क्षमताओं में आपको आपको कितना भरोसा है, ठीक है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर हम स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस की बात करें। हमारी जो परफॉर्मेंस है, इसको इंप्रूव करने में सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देख के नहीं आता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, या फिर अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें, जब हम छोटे छोटे जो गोल्स हैं उनको हम कंप्लीट करते रहते हैं, या फिर हम उनको विन करते रहते हैं, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता रहता है। तो मान लीजिए कि आप कोई कंपटीशन, बड़ा कंपटीशन में जा रहे हैं, तो उसमें आप कॉन्फिडेंट होंगे या नहीं होंगे, वो डिपेंड करता है कि आपने जो छोटे मैचेस हैं, उससे पहले जो मैच है, या फिर स्टेट लेवल के मैचेस हैं, उसमें आपने किस तरह का परफॉर्मेंस किया है। तो उस परफॉर्मेंस से आपका क्या हो रहा है, हर बार जब आप जीत रहे हैं, हर एक मैच के बाद जब आप ओपोनेंट को हरा रहे हैं, धीरे धीरे जो आपका अपनी क्षमताओं में जो विश्वास है वो बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर है, दैट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है कि हम एक पॉइंट पर, या फिर एक टास्क पर, एक स्टिमुलस पर अनडिवाइडेड अटेंशन दे रहे हैं। यानी अब अगर आप अपने सामने देखें, अगर हम ग्राउंड में जाएं, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे ध्यान को आकर्षित कर रही है ना। दूसरे प्लेयर हैं, क्राउड है, ठीक है, उसके बाद रेफरी है, हो सकता है आपकी भी कुछ जो है मूवमेंट हो रही है। लेकिन उस समय आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, जो आपका काम है, चाहे वो बॉल है ना, जिसको आपको मूव करना है, या अपने ओपोनेंट को जिसको आपने टैकल करना है, जिससे बॉल लेनी है। तो कंसंट्रेशन का मतलब यही है कि हमारा रेलेवेंट स्टिमुलस है, रेलेवेंट यानी जिस पर हमारे जिस पर हमारे फोकस की जरूरत है, दैट इज जो हमारा रेलेवेंट स्टिमुलस है, उस पर हमारा जो सारा ध्यान हमारा उस पर होना है, सही समय पर सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। नेक्स्ट, और बहुत आज के टाइम पे इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है, दिस इज मेंटल प्रैक्टिस, जिसको विजुअलाइजेशन भी कहा कहते हैं, है ना। कुछ लोग विजुअलाइजेशन कहते हैं, कुछ मेंटल प्रैक्टिस कहते हैं, तो ये दोनों ऑलमोस्ट एक सेम चीज है। मेंटल प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आप फिजिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, आप मैच से पहले, या मैच से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आप क्या कर रहे हैं, अपनी आंखों को बंद कर रहे हैं और विजुअलाइज कर रहे हैं कि आप अगले दिन मैच में अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, आप सारी स्किल्स को अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, आप अपने अपने ओपोनेंट को हरा रहे हैं, है ना। तो दिस इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब यही है कि आप फिजिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, आप उठ के नहीं जा रहे हैं, कुछ एक्शन नहीं कर रहे हैं, आप मेंटल प्रैक्टिस, जो मेंटल रिहर्सल कर रहे हैं अगले मैच की, दिस इज विजुअलाइजेशन। अब इससे होगा क्या कि आपने क्या किया, आंखें, आपके कोचेज ने आपको कहा कि आपने आंख बंद करो और विजुअलाइज करो कि दैट आप मैच में उतरे, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, ये ना, वो आपको बता रहा है कि आपने क्या विजुअलाइज करना है।
या आप मैच में उतरे, है ना, आप काफी कॉन्फिडेंट हो, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, मसल्स हैं, बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हैं, एनर्जी लेवल आपका अच्छा है। अब मैच शुरू हुआ, आपने कॉन्फिडेंस से मैच खेला, है ना, ओपोनेंट्स को आपने जो है हराया, या किक्स या जो भी रिलेटेड उस गेम से रिलेटेड मूव्स हैं, आप स्किल टेक्निक बिल्कुल सही परफॉर्म कर रहे हो, और आप उस मैच को जीत रहे हो। अब इस मेंटल प्रैक्टिस से क्या हो रहा है, उस एथलीट का जो कॉन्फिडेंस है वो इंप्रूव हो रहा है, वो उसको लग रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूं। तो ये आज के टाइम में अच्छे से अच्छे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो भी इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर हम आगे चलते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज, जो इसमें लास्ट फैक्टर है, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट अफेक्ट्स परफॉर्मेंस, इज गोल सेटिंग। कि हमने जो गोल सेट करना है, दैट शुड बी, इसमें एक स्मार्ट, SMART, जब भी गोल सेटिंग की बात होती है, ये स्मार्ट की बात होती है, जिसमें एस का मतलब है, मैंने लिखा हुआ है यहां पर, हाँ, जिसमें एस का मतलब है स्पेसिफिक। तो जब हम गोल सेट करते हैं तो 5 चीजों पर हमने फोकस करना है, SMART। एस का मतलब है स्पेसिफिक, जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो वेग नहीं होना चाहिए। आपने गोल बनाया कि मुझको अमीर होना है, ये स्पेसिफिक गोल नहीं है। आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपके दिमाग में अमीरी का मतलब क्या है, कि कितना धन आपको इकट्ठा करना है, 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, दैट शुड बी स्पेसिफिक, अमाउंट वो स्पेसिफिक होना चाहिए। सेकंड, एम, दैट इज मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब है कि आप उस गोल के कितना पांच पांच पहुंचे हो, कि आप यहां अभी यहां पर हो, ठीक है जी, एक पॉइंट पॉइंट ए पर हो, आपको पहुंचना है, जो आपका गोल है दैट इज पॉइंट बी। तो आप जब जो एक्शंस कर रहे हो, 1 महीने बाद आप उसके कितना पास पहुंचे, पास पहुंचे भी या नहीं पहुंचे, तो मेजर कर पाए हम उसको, कि हम गोल के कितना पास पहुंच रहे हैं। मान लीजिए मेरा जो गोल है, मान लीजिए वो है कि 50 लाख रुपीज आई हैव टू सेव, कि मुझे 10 सालों में 50 लाख रुपए सेव करने हैं, चाहे मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूं, तो 1 साल बाद मैं देख पाऊं कि मैं उसके 50 लाख के कितना करीब। दिस इज मेजरेबल। ए, अटेनेबल। ए जो SMA है, ए का मतलब है अटेनेबल, कि वो ऐसा लक्ष्य निर्धारित करना है जिसको मैं प्राप्त कर सकूं। ये नहीं कि मैंने लक्ष्य बना लिया बिल्कुल, जो मेरे जो है चादर से जो बाहर मैंने पैर पसार लिए, और मुझे, मैंने ऐसा लक्ष्य रख लिया कि मेरे को इकट्ठे करने हैं 100 करोड़ रुपए, वो भी 10 सालों में। तो ये थोड़ा सा, हालांकि पॉसिबल है, लेकिन ये अटेनेबल है मेरे लिए या नहीं, इट डिपेंड्स कि मेरी एबिलिटी क्या है ना। तो SMA, जो तीसरा फैक्टर है गोल सेटिंग, दैट इज अटेनेबल। फोर्थ है रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब है कि क्या वो गोल मेरे लिए रेलेवेंट है या नहीं है, कि अब मैं चाहता हूं कि मैं एक अच्छा टीचर बनूं, ठीक है जी, और मैंने रेलेवेंस में, अब हम क्या देखेंगे कि, हाँ, रेलेवेंस में हम एग्जांपल ये ले सकते हैं कि हमारा जो गोल है दैट शुड बी रेलेवेंट टू माय, जो हमारे मेरी लाइफ का जो गोल है, ठीक है, मैंने आज गोल बना लिया कि मेरे को 50 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं, ठीक है, लेकिन मेरा जो, मान लीजिए मेरा लाइफ का गोल है कि मैंने समाज सेवा करनी है, तो इन दोनों का आपस में थोड़ा सा जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है ना ये, कि एक तरफ तो मैं कह रहा हूं कि मैं समाज में सेवा करूंगा, जो मैं चाहे एफर्ट से करूं चाहे पैसों से करूं, है ना, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि मैं धन इकट्ठा करूं। तो जो गोल है वो आपस में, जो गोल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कंपेटेबल होना चाहिए, रेलिवेंट। और जो लास्ट है हमारा टी, दैट इज टाइम बाउंड। आपने अपना गोल बना लिया, मान लीजिए कि मेरे को अमीर होना है, फिर आपने कहा भी अमीरी का मतलब क्या है, 5 करोड़ इकट्ठे करने, ठीक है जी, 5 करोड़ इकट्ठा करने शुरू कर दिए, लेकिन आपने उसके टाइम फिक्स नहीं किया कि मेरे को इतने सालों में 5 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं। 2 साल हो गए, हाँ जी, चल करेंगे करेंगे अभी करेंगे हम, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, पूरी लाइफ नहीं करेगी, हाँ 5 करोड़ इकट्ठे करेंगे। तो आपने अपने गोल को जो आपने सेट किया है, उसको आपने एक टाइम फ्रेम में फिक्स करना है, कि मेरा ये गोल है, स्पेसिफिक होगा, ठीक है। तो हम स्मार्ट की अगर हम बात कर लें एक एग्जांपल की, स्पेसिफिक है कि मुझको क्या करना है, दिट शुड बी वेरी क्लियर। ए, अटेनेबल, मेरे एबिलिटी के अंदर होना चाहिए, मेजरेबल हो, मैं कितना पास जा रहा हूं उस गोल के, दिस शुड बी मेजरेबल। आर, रेलिवेंट हो, एंड टी, टाइम बाउंड हो, कि एक टाइम फ्रेम होना चाहिए जिसके अंदर अंदर मैं इस गोल को अचीव करूंगा। आगे हम चलते हैं, तो हम पहुंच गए पर्सनैलिटी की थ्योरीज पर। पर्सनैलिटी की 4 थ्योरीज हैं, टाइप थ्योरी, ट्रेट थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, और इंटरेक्शनल थ्योरी। तो टाइप और ट्रेट थ्योरी क्या कह रही है, कि आपके जो ट्रेट्स हैं वो फिक्स ट्रेट्स पर आपकी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है। यानी वो कह रहे हैं कि जैसे टाइप थ्योरी की बात करें, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, और अगर हम ट्रेट थ्योरी में आते हैं, जो आइसनेक द्वारा दी गई है, ये बात करती है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की, न्यूरोटिज्म और स्टेबिलिटी की, और
साइकोटिज्म की। तो ये कह रहे हैं कि फिक्स ट्रेट्स हैं आपके, आप या तो इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट का मतलब है कि हम अपने आप में रहते हैं, चुप रहते हैं, है ना, और जो है ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते। और एक्सट्रोवर्ट बिल्कुल इसको उल्टे हैं, जो ज्यादा सोशल हैं, मिलजुल कर रहते हैं, जो चुप रहना जिनके लिए बड़ा बहुत मुश्किल होता है। तो ये कह रहे हैं कि आपके फिक्स ट्रेट्स हैं, आप या तो इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, जो भी आपकी जो क्वालिटीज हैं या पर्सनैलिटी के जो आपके ट्रेट्स हैं ये फिक्स्ड है। तीसरी जो हमारी थ्योरी है, जो जिसका नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी, वो कह रही है कि व्यवहार सीखने के द्वारा बनता है। अब इसका मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि कोई भी बंदा फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पैदा जो हुए, आप इंट्रोवर्ट पैदा हुए या एक्सट्रोवर्ट पैदा हुए। ये थ्योरी ये बोल रही है कि आपके आसपास जो एनवायरमेंट है या जो चीजें हैं उससे आप सीख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो आप, ठीक है जी। आप किसी को इमिटेट कर रहे हो या रोल मॉडल आप देख रहे हो किसी को, यार ये बंदा तो बहुत सही है, अब मैं भी इसकी तरह बनूंगा। तो आपके आसपास जो भी एनवायरनमेंट में जो लोग हैं आप उनसे सीख रहे हो और उसके हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी बन रही है। तो जो पहली दो थ्योरीज हैं, टाइप थ्योरी और ट्रेड थ्योरी, ये तो बोल रहे हैं कि आपके जो ट्रेड्स हैं वो फिक्स हैं, कि आप पैदा हुए और पैदा होते ही आपके ये ट्रेड्स है, आप इंट्रोवर्ट थे या एक्सट्रोवर्ट थे या न्यूरोटिज्म जो था वो आपका ज्यादा लेवल का था। लेकिन जो तीसरी थ्योरी है, जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, वो ये कह रही है कि आप अपने आसपास जो भी आपके एनवायरनमेंट है, जैसा आपको एनवायरनमेंट मिला है, आप उसके हिसाब से आपकी जो पर्सनैलिटी है वो शेप हो रही है, वो ढल रही है। अगर आपको एक तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा तो आप उस तरह से बनोगे, और अगर आपको दूसरी तरह का अपने वातावरण मिलेगा जहां पर लोग ज्यादा मिलनसार हैं, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो वैसी हो जाएगी। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो कह रही है कि आपकी जो पर्सनैलिटी बनी है वो इंटरेक्शन से बनी है। इंटरेक्शन यानी मिलजुल के बनी है, और मिलजुल के किस चीज की बनी है? गुण और परिस्थिति। गुण की बात हम कर रहे हैं ट्रेड, और परिस्थितियां यानी सोशल लर्निंग थ्योरी। तो ये बोल रहे हैं जो जो चौथी थ्योरी इंटरेक्शनल थ्योरी है, वो ये कह रही है कि ना तो किसी इंडिविजुअल के ट्रेड फिक्स्ड हैं, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि आप पैदा हुए थे इंट्रोवर्ट, और वो ना ही ये बोल रही है कि आप की जो पर्सनैलिटी है वो आपके आसपास के फैक्टर्स से बनी है, आप आसपास के एनवायरनमेंट से बन रही है। वो बोल रही है कि आप जो बने हो, आपकी जो आज पर्सनैलिटी है, उसमें कुछ रोल जो है वो ट्रेड्स का है, और कुछ जो रोल है वो है एनवायरनमेंट का, जो आपके आसपास लोग हैं, जैसा माहौल है। तो जो चौथी थ्योरी है वो सबसे ज्यादा जो है वो रेलेवेंट है आज के टाइम में। हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि मापन की, यानी मेजरमेंट की। तो पर्सनैलिटी को अगर हमने मेजर करना है, अगर हम जानना चाहते हैं कि इस एथलीट की पर्सनैलिटी कैसी है, तो आप सभी कुछ इस बात को समझते हैं कि कुछ गेम्स जो हैं उसमें एक तरह की पर्सनैलिटी के लोग ज्यादा कामयाब हैं, और कुछ जो दूसरी गेम्स है उसमें दूसरी तरह की। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिविजुअल गेम्स की बात करें तो उसमें जनरली इंट्रोवर्ट जो हैं वो ज्यादा कामयाब होते हैं। या फिर अगर हम मैराथन की बात करें या लॉन्ग डिस्टेंस गेम्स की बात करें तो उसमें क्या है, इंट्रोवर्ट्स ज्यादा सक्सेसफुल है। और अगर हम टीम गेम्स की बात करें, जैसे क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें, तो उसमें जो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्जन है, क्योंकि आपस में तालमेल चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। तो अब एक कोच के लिए ये मेजर करना कि उसके जो एथलीट्स हैं उसकी पर्सनैलिटी क्या है ना, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चनियर्स हैं, जैसे ईपीआई है, एमएमपीआई है, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर थ्योरी है। तो ये क्वेश्चनियर्स हैं, पेन पेपर टेस्ट है। पेन पेपर टेस्ट मतलब आपके सामने क्वेश्चनियर आएगा, प्रश्न आएंगे, और एथलीट क्या करेगा, उसमें अपने आप को एनालाइज करेगा, क्या मेरे पास ये, क्या मैं इस सिचुएशन में ऐसा महसूस करता हूँ, क्या मैं, मेरी पर्सनैलिटी इस तरह की है। तो वो खुद को एनालाइज करता है। एनालिसिस के बाद क्या होता है, वो क्वेश्चनियर को नॉर्म से मिलाया जाता है और एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि इस जो एथलीट है इसकी पर्सनैलिटी इस तरह की। तो फिर कुछ चीज अपने आप एनालाइज करते हैं कि क्या वो इस गेम के लिए मतलब फिट है, अगर फिट है तो किस रोल में फिट है। तो इस तरह के चीजों के लिए हेल्पफुल है। अभी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है समूह गतिक एकता और नेतृत्व, यानी ग्रुप डायनेमिक्स, यूनिटी एंड लीडरशिप। समूह गतिक जिसको बोल रहे हैं हम, ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब है टीम के अंदर संवाद, भूमिकाएं, यानी अगर हम इसको इंग्लिश में बोले तो इंटरेक्शंस, रोल्स, कम्युनिकेशन विद इन टीम्स। तो अब टीम की अगर हम बात करें उसके अंदर बड़े डायनेमिक्स हैं कि क्या टीम, अगर हम टीम की इंडिविजुअल गेम्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम टीम्स की बात कर रहे हैं, तो क्या जो टीममेट्स हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्या उनको एक साथ खेलना पसंद है। वो हमने देखी है ना चक दे इंडिया मूवी में, वो लड़की जो है एक दूसरे को पास नहीं करती, उनकी आपस में जो है टसल चल रहा है, आपस में जो है थोड़ा कंफ्लिक्ट चल रही है, वो उसको पास नहीं करती थी। तो ये जो है ना, ये चीजें ग्रुप डायनेमिक्स का पार्ट है कि आपस में वो बोलचाल है कि नहीं है, एक दूसरे को पसंद करते हैं कि नहीं,
सिर्फ खेलने खेलने की आपस में जो दूसरी गेम्स हैं उसको भी वो एंजॉय करते हैं, एक दूसरे कंपनी को एंजॉय करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करें। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज ग्रुप कोहेशन, यानी समूह एकता। अब जो कोहेशन है इसका मतलब है कि आप ग्रुप कोहेशन की बात मतलब है कि जो टीममेट्स हैं वो एक दूसरे से उनका लगाव कितना है, कैसा है। अब कोहेशन जो है वो दो तरह का है, एक है टास्क कोहेशन, दूसरा है सोशल कोहेशन, यानी कार्य एकता और सामाजिक एकता। कार्य एकता एकता का मतलब है यूनाइटेड फॉर गोल, एक गोल है उनके सामने, ठीक है, सभी टीममेट्स हैं कि भाई हमारा गोल है वी हैव टू विन अ मैच। तो जब तक तो मैच खेल रहे हैं तब तक तो एक यूनिट है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हम तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को वो क्या बोलते हैं, मिलके चल रहे हैं सभी। तो दिस इज टास्क कोहेशन, जब तक तो काम उनके सामने लक्ष्य है कि भाई हमने ये करना है। दूसरा है सोशल कोहेशन। अब क्या है कि भाई अब सामने कोई लक्ष्य नहीं है ना कोई टास्क है, अब है कि आपस में उनका इंटरपर्सनल बॉन्ड कैसे है, क्योंकि वो मैच खत्म हो गया, मैच के बाद अब वो रूम पे आ गए, होटल में आ गए या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस टाइम पे उनका इंटरपर्सनल यानी व्यक्तिगत संबंध कैसे हैं, दिस इज सोशल कोहेशन यानी सामाजिक एकता। अब लीडरशिप, हमारा एक टॉपिक बीच में रह गया था, है ना। दिस इज लीडरशिप। लीडरशिप का क्या मतलब है भैया? लीडरशिप का मतलब है कि सभी जो भी टीममेट्स हैं उनकी जो एफर्ट्स हैं उनको एक यूनाइटेड वे में करना है, और करने का लक्ष्य क्या है कि हमने जो गोल है उसको अचीव करना है। अगर लीडरशिप की बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली तीन, हमारे पास हालांकि दो और हैं लीडरशिप के स्टाइल्स, लेकिन तीन फेमस हमारे जो लीडरशिप के स्टाइल्स हैं दैट इज ऑटोक्रेटिक। सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक, जिसको हम हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी में भी ऑटोक्रेटिक आ रहा है, हिंदी में भी ऑटोक्रेटिक आ रहा है। तो सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक, यानी लीडर ने जो बोल दिया दिस दैट इज फाइनल। और ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो है लीडरशिप का, ये कहाँ जनरली सक्सेसफुल है, जब बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, ठीक है, आप पास दूसरी तीसरी चौथी क्लास के बच्चे हैं, आपने उनको ट्रेनिंग करनी है, अब उन बच्चों को कुछ पता नहीं है, जैसे आप कहोगे वही उनके लिए सही है, तो यहां पर चलेगा ऑटोक्रेटिक स्टाइल। अब जो दूसरा स्टाइल है दैट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी रोल है, वो भी आपने उनके हिसाब से भी चलना है, ये नहीं कि आप अपनी अपनी चला रहे हो। आप मान लीजिए कोच हैं, ठीक है, आप उनको ट्रेनिंग करवा रहे हो, अब वो जो आपस स्टूडेंट्स हैं वो बड़े हैं, एथलीट्स हैं, तो आप जब उनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो वो जो ट्रेनिंग मेथड्स होंगे उसमें थोड़ा सा जो है उनकी पसंद, जो एथलीट्स हैं उनकी पसंद नापसंद भी मायने रखती है। सब कुछ आप ये नहीं कि आपकी आपको उनसे भी पूछना है कि आपको कैसा लग रहा है, आप बिल्कुल फीडबैक लेते रहेंगे उनसे, तो दिस इज डेमोक्रेटिक स्टाइल। और जो तीसरा है लेजिस फेयर। लेजिस फेयर में क्या है कि आपने ले ली बैक सीट, आपने कहा कि भैया आप देखो कैसे करना है, तो एथलीट्स अपने हिसाब से ही सब कुछ कर रहे हैं। वो आपसे जब उनको जरूरत होती है आपकी हेल्प की, गाइडेंस की, मेंटरिंग की, वो आपसे ले रहे हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से ही सब कुछ कर रहे हैं। तो ये जो लेजिस फेयर जो है ये तब कामयाब है जब आपके पास जो एथलीट्स हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड है। सेल्फ मोटिवेटेड का मतलब उनको मोटिवेट नहीं करना पड़ा, उनके अंदर ऑलरेडी इतना है कि हाँ हमें कंपटीशन जीतना है, हमने अपना अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, तो उस केस में लेजिस फेयर कामयाब है। चौथा जो भी इसमें नहीं लिखा हुआ है नोट्स में, जो हमारा आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट लीडरशिप स्टाइल हो गया दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब परिवर्तन। वो जो लीडर है वो क्या कर रहा है कि वो आपको इंस्पायर कर रहा है खुद के एक्शन से भी, ठीक है, उसके खुद के एक्शंस भी ऐसे हैं कि आप उसको देख के इंस्पायर हो रहे हो, और वो आपकी डेवलपमेंट में, चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट है या आपके जो स्किल्स हैं उनको इंप्रूव करने में आपको इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, और आपको बिल्कुल जिसको कहते हैं ना हैंड होल्डिंग कर रहा है, एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने की भी कोशिश कर रहा है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। कि आप में वो बिल्कुल एक पूरा परिवर्तन चाह रहा है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। एक जो इसमें और स्टाइल है हमारा दैट इज सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट यानी नौकर, है ना। सर्वेंट लीडरशिप का मतलब है कि वो जो लीडर है वो बिल्कुल एक आपके जो टीम के हित हैं या फिर जो ग्रुप के हित हैं उनको पहले रख रहा है और अपने हितों को पीछे कर रहा है। वो सब कुछ आपके लिए जो भी आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, चाहे वो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के इक्विपमेंट्स है, फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब की जो जरूरतें हैं आप सब जो प्लेयर्स की टीम्स की, उनको पहले रख रहा है और बिल्कुल एक सर्वेंट की तरह काम कर रहा है। तो इसमें क्या लिखा है, अ गुड लीडर मोटिवेट्स एंड गाइड्स द टीम।
तो अब हम आगे संज्ञातना संज्ञानात्मक प्रक्रिया, स्मृति और सोच। स्मृति यानी मेमोरी एंड सोच यानी थिंकिंग। मेमोरी क्या है? तीन तरह की है। सबसे पहली है सेंसरी, सेकंड इज शॉर्ट टर्म एंड थर्ड इज लॉन्ग टर्म। सेंसरी मतलब बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए, आपको जैसे टच हुआ, किसी ने टच किया या किसी ने आपको आवाज लगाई तो आपको हाँ मैंने आपने देखा, बिल्कुल छोटे टाइम के लिए। उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म यानी आपको एक दो घंटे याद है। जैसे मान लीजिए अभी आप कल किसी होटल में गए, तो आपके साथ जो टेबल पे थे उन्होंने किस कलर की कमीज पहनी थी, आप उस टाइम तो आपसे कोई पूछेगा तो आप बता देंगे हाँ भाई उन्होंने अभी ऐसे जो मेरे साथ बैठे हैं शायद इसने। लेकिन आपसे कोई एक दो घंटे बाद पूछे तो आपको याद नहीं है। और दूसरी जो तीसरी है हमारी, दैट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी, कि आपका जो है आपके क्लास 10th में कितने मार्क्स थे, है ना, ये जनरली हमें याद रहता है। तो आप भाई जब बचपन में थे आपका फेवरेट टूर, आप कहाँ गए थे, आपको जहाँ घूमने को बहुत अच्छा लगा, वो याद है हमें। नेक्स्ट हमारा है थिंकिंग। थिंकिंग में क्या क्या आता है भैया? प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इन दी गेम सिचुएशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी हमने समस्याओं का समाधान करना है, और दूसरा है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना है। डिसीजन बिल्कुल सही लेना है, सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके, कि प्लस माइनस नफा नुकसान सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आपने एक डिसीजन लेना है। दिस इज द पार्ट ऑफ थिंकिंग। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज मोटर स्किल लर्निंग के प्रिंसिपल्स। मोटर स्किल लर्निंग के प्रिंसिपल्स क्या है? अगर हम स्टेजेस की बात करें, पहले हम स्टेजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेज है कॉग्निटिव स्टेज। हम मोटर स्किल लर्निंग क्या है? मोटर स्किल लर्निंग क्या है? जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है और कोई आप स्किल सीख रहे हैं। मान लीजिए अब मैं सीख रहा हूं, अगर हम साइकिलिंग की बात कर रहे हैं, कि एक छोटा बच्चा है ना, वो साइकिल सीख रहा है। साइकिलिंग जो है एक मोटर स्किल है। अब उस स्किल को सीखने में, साइकिल चलाना जो है, साइकिल चलाने की स्किल को सीखने में तीन स्टेज हैं। सबसे पहला है कॉग्निटिव। जब भी कॉग्निटिव वर्ड आएगा तो आपने ध्यान रखना है, कॉग्निटिव का मतलब है रिलेटेड टू माइंड। ठीक है, सबसे पहला स्टेज है कॉग्निटिव स्टेज। अब इसमें क्या हो रहा है कि वो स्टूडेंट या फिर जो जो बच्चा है जो साइकिलिंग सीख रहा है, वो समझ रहा है कि साइकिल चलानी कैसे है। अच्छा, ऐसे बैठना है, ठीक है, एक पैर जो है वो पैडल के ऊपर रखना है, दूसरा पैर जमीन पे रहेगा। फिर धीरे धीरे क्या करना है, जो पैर पैडल पे है उसको आगे खिसकाना, और फटाफट से पैर जो दूसरा है उसको दूसरे पैडल पे लेके आना है, बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है ना। तो ये वो चीज समझ रहा है कि हैंडल को मैंने टाइट पकड़ना है, इधर उधर नहीं भगूना चाहिए हैंडल। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, उस स्किल को करने से पहले वो जो चीज को समझ रहा है, चाहे वो दूसरे को देख के समझ रहा है या उसको कोई उसका बड़ा भाई बड़ा दोस्त उसको समझा रहा है कि ऐसे चलाना है, तो वो जो समझने का प्रोसेस है, जो अंडरस्टैंडिंग का स्टेज है, दैट इज कॉग्निटिव स्टेज। नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्टेज है दैट इज एसोसिएटिव। अब उसको समझ आ गया कि ये ऐसे ऐसे, मेरे को मेंटली उसको समझ आ गया। लेकिन मेंटली समझ आ गया इसका मतलब ये नहीं कि वो बैठते चला देगा, नहीं। मेंटली समझने के बाद भी जब वो साइकिल के ऊपर बैठ रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है, दिस इज एसोसिएटिव फेज या फिर एसोसिएटिव स्टेज। अब वो क्या कर रहा है? प्रैक्टिस कर रहा है। अब जो उसने समझा है उसको वो करने की कोशिश जो कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, गिर रहा है, रुक रहा है, पैर लगा रहा है, बैठ रहा है, सीट पे उतर रहा है। ये सारी जो प्रैक्टिस है जिसमें वो धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, अपने एरर्स यानी अपनी जो गलतियां हैं उनको कम 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 करता जा रहा है। दिस इज एसोसिएटिव फेज स्टेज। और जो लास्ट स्टेज है जिसमें क्या है, अब वो प्रैक्टिस कर रहा है, एक दो दिन, दो चार 10 12 15 20 25, एक महीने बाद वो क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। परफेक्ट का मतलब साइकिल चला रहा है, गिर नहीं रहा है, ब्रेक लगा पा रहा है, जहां रुकना है वहां रुक पा रहा है। दिस इज अब ऑटोमेटिक हो गया है। अब वो क्या कर रहा है, साइकिल जब चला रहा है वो, तो इधर उधर भी देख रहा है वो, है ना। और अगर शैतान बच्चा है तो साइकिल चलाते चलाते वो हाथ भी छोड़ पा रहा है ना, वो बात भी कर पा रहा है। पहले जब वो एसोसिएटिव फेज पे था तो स्टेज पे था तो उससे क्या कर रहा है, बिल्कुल उसका सारा ध्यान कि मैं पैर यहाँ रखूं, हाथ यहाँ रखूं, पैर यहाँ रखूं, तो उसमें वो परफेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन अब ऑटोनॉमस स्टेज में क्या होगा, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, उसको सोचना नहीं पड़ रहा। अच्छा कि मैं ऐसे टाइट पकड़ू हैंडल को, है ना, एक पैर रखूं दूसरा, अब सोचना, अब सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है बिल्कुल। ऐसे ही होता है हमारे साथ भी, जब हम बाइक या स्कूटी चलानी सीखते हैं, शुरू शुरू में होता है कि भाई ये बिल्कुल सारा ध्यान में वहां देखूं। उसके बाद क्या होता है, जब ऑटोमेटिक हो जाता है तो कान पे फोन लगा के भी हम स्कूटी चला लेते हैं, है ना। हालांकि ये नहीं होना चाहिए और काफी सारे हमारे एक्सीडेंट्स का भी रीजन है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग का मतलब है कि एक स्किल जो आपने सीख रखी है, ठीक है जी, आपने एक स्किल आपको ऑलरेडी आती है, उसका क्या इफेक्ट है जब आप कोई दूसरी नई स्किल सीख रहे हो। मान लीजिए आप हो बेसबॉल के प्लेयर, ठीक है, उसके बाद बेसबॉल यानी बेसबॉल या सॉफ्टबॉल में आप बैटिंग करते हो, जिसको हम कहते हैं, हमारा क्या बोलते हैं उसको, जो बॉल फेंकता है उसको पिक्चर बोलते हैं।
जो बैटिंग करता है उसको हम बैटर, है ना, तो आप उसमें बैटर हो सॉफ्ट बॉल और बेसबॉल में। लेकिन जब आप क्रिकेट खेलोगे तो वो जो आपने स्किल पहले प्रैक्टिस की हुई है बेसबॉल की, सॉफ्ट बॉल की, है ना, तो वो क्रिकेट की बैटिंग में आपको हेल्प करेगी। तो ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। आपको क्रिकेट आपने कभी खेला नहीं, लेकिन आप सिर्फ सॉफ्ट बॉल और बेसबॉल की जो ट्रेनिंग थी उसको आपने अप्लाई किया क्रिकेट की बैटिंग में और आप चौके छक्के मार रहे हो। तो ये है ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। ट्रांसफर ट्रेनिंग का मतलब आपकी जो एक स्किल सीखी हुई है वो जब आप दूसरी स्किल को सीख रहे हो तो उसमें वो हेल्प कर रही है, तो वो है पॉजिटिव। जैसे अभी हमने बेसबॉल और क्रिकेट बैटिंग की बात की, अभी नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव का मतलब आपने कोई पहले कुछ सीखा हुआ है, लेकिन जब आप कोई नई स्किल सीख रहे हो तो पहले वाली जो स्किल आपने सीखी हुई है वो नई स्किल नहीं सीखने दे रही आपको, या फिर उसकी वजह से आपकी गलतियां हो रही हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है कि आप हो बेसबॉल के प्लेयर, ठीक है, हम वही बेसबॉल वाला एग्जांपल लेते हैं, और उस आप सीखना चाह रहे हो गोल्फ। अब चक्कर क्या है कि भाई गोल्फ का जो स्विंग है वो बिल्कुल अलग है बेसबॉल के स्विंग से। आप गोल्फ की बॉल को भी बिल्कुल बेसबॉल के स्विंग की तरह मारने की कोशिश कर रहे हो, तो अब इस केस में क्या होगा, आपको होगा नेगेटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। नेगेटिव ट्रांसफर का मतलब अगर आप बेसबॉल के प्लेयर ना होते, आप होते स्विमिंग के प्लेयर, तो आप शायद गोल्फ की स्विंग को जल्दी सीख जाते एज कंपेयर टू बेसबॉल या फिर सॉफ्टबॉल के प्लेयर से। क्योंकि बेसबॉल की जो स्किल्स आपने सीखी हुई है वो नई स्किल को सीखने में क्या कर रही है, एक कठिनाई क्रिएट कर रही है, एक डिफिकल्टी क्रिएट कर रही है। तो ये होगी हमारी नेगेटिव ट्रांसफर। नेगेटिव ट्रांसफर मतलब जो पहले की सीखी हुई स्किल है वो नई स्किल को सीखने में डिफिकल्टी क्रिएट कर रही है। तीसरी हमारी जो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है दैट इज जीरो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, यानी कोई इफेक्ट नहीं है। जो हमने बात की कि जैसे स्विमिंग के प्लेयर हो मान लीजिए, उसके बाद आप गोल्फ की स्किल सीख रहे हो, तो इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो ना ही आपको कोई बेनिफिट होगा स्विमिंग का जब आप गोल्फ सीखोगे, तो ना ही कोई नुकसान हुआ। तो कोई बिल्कुल जीरो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है। चौथा जो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है दैट इज द्विपक्षीय, जिसको हम बोल रहे हैं बायलेटरल। यानी आप हो राइट हैंडेड, आप राइट हैंड से सीख लिखते हो, ठीक है, जब राइट हैंड से आप जो काम कर रहे हो उसको आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड से काम करोगे, तो उससे क्या होगा कि जो आपने राइट हैंड से प्रैक्टिस किया उसका थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी मान लीजिए एक ऐसा कोई इंडिविजुअल है जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता, ठीक है, एक अडल्ट है जिसको लिखना नहीं आता, तो मान लेते हैं उसको लिखने में, राइट हैंड से लिखने में समय लगा 2 महीने, ठीक है, 2 महीने में वो अच्छे से लिख पा रहा है। अब जब उसको हम, उसने ऑलरेडी राइट हैंड से लिखना सीख लिया है, जब उसको हम लेफ्ट हैंड से लिखना सिखाएंगे तो उसको 2 महीने नहीं लगेंगे, उसको हो सकता है कि हफ्ते 2 हफ्ते में ही उसको लेफ्ट हैंड से भी लिखना, सही से लिखना आ जाए। क्योंकि क्या हो रहा है, स्किल ट्रांसफर बिटवीन द लिम्स, जो राइट और लेफ्ट का जो द्विपक्षीय है ना, बाइलेटरल स्किल्स, ये ट्रांसफर हो रही हैं। तो ये हमारा टॉपिक था ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। प्रदर्शन की मनोवैज्ञानिक तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लेयर हैं, कोच हैं, तो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स हैं उनका तो काम ही यही है, उन्होंने स्कूल के बच्चों की टीम्स तैयार करनी है। और होता क्या है कि बच्चे प्रैक्टिस में तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, लेकिन जैसे हम उनको लेके जाते हैं स्कूल के बाहर, और जब वो देखते हैं कि अच्छा दूसरे खिलाड़ी हैं, और उनको देख देख के बहुत सारे बच्चे तो अपना बेस्ट परफॉर्म कर ही नहीं पाते। तो इस केस में क्या है, कोच का या फिर जो टीचर हैं उनका रोल बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि अच्छा प्लेयर अगर सिर्फ साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो टीचर है उसका रोल बढ़ जाता है। और टीचर को की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग में देने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग क्या है कि आपने उसको साइकोलॉजिकली ऑलरेडी पहले ही तैयारी करवा के लानी है कि वहां पर ये होगा, और ये सिर्फ बताने से नहीं होगा, उसकी हमें तैयारी करानी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि प्रदर्शन की मनोवैज्ञानिक तैयारी किस तरह से की जा सकती है। आपका मैच है अगले दिन, तो दो तरह के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म का मतलब कि भैया मैच आ गया सिर्फ अगले हफ्ते या फिर 2-4 दिन बाद मैच है, तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं उनकी तैयारी, उस स्टूडेंट की या उस टीम की तैयारी कैसे, प्री मैच रूटीन। प्री मैच रूटीन का मतलब है कि मैच में जब वो जाएगा तो उसका रूटीन सेट कर दो कि आप मैच में गए, है ना, एक स्पेसिफिक रहता है ना कि मैच में जाएंगे, अपना किट विट पहनेगा और उसके बाद कंपटीशन खेलेगा। तो ये क्या है, प्री मैच रूटीन है। तो वो आपने सेट करना है कि मैच से पहले जो करेगा, और उसको ये चीज हमने प्रैक्टिस में भी करवानी है। वो हफ्ते जब भी मैच खेल रहा है तो उसका सेट है कि भैया चाहे अगर मोटिवेशन के लिए वो अपना मोटिवेशनल सॉन्ग सुन रहा है म्यूजिक लगा के, या फिर अपनी एंग्जाइटी को शांत करने के लिए वो अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, या फिर वो सेल्फ टॉक कर रहा है। सेल्फ टॉक का मतलब है खुद से बात कर रहा है, खुद को मोटिवेट कर रहा है,
और खुद को बोल रहा है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैंने घबराना नहीं है, मैं प्रैक्टिस में भी बहुत अच्छा करता था और अब भी मैं ये दिस इज सेल्फ टॉक। आपने सिखाना है स्टूडेंट्स को, एथलीट्स को कि किस तरह से सेल्फ टॉक करनी है, खुद को मोटिवेट करना अपने आप से। क्योंकि क्या हो रहा है, होता क्या है कि जब हम शांत होते हैं, जनरली जब हम अपने आप से बात करते हैं हम नेगेटिव अपने आप को बोलते हैं कि जैसे अब मैच देख रहा हूं मैं, अगला मेरा मैच है, मुझे लग रहा है यार बड़ा टफ कॉम्पिटिशन है, क्या मैं कर पाऊंगा, मैं तो पहले भी हार गया था, है ना। तो इस तरह के नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। तो सेल्फ टॉक में हमारा काम यही है कि हमने पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है खुद से। स्टूडेंट ने खुद को, वो ये कोच उनको बताएंगे कि किस तरह के हमने टर्म्स का यूज करना है। और शॉर्ट टर्म में जो तीसरी चीज है दैट इज इमेजरी। इमेजरी वही है विजुअलाइजेशन, इसको मेंटल प्रैक्टिस बोल रहे हैं। इमेजिन करना है दैट यू आर, फिजिकली कुछ नहीं करना है, आपने मेंटल प्रैक्टिस करनी है कि यस आई एम डूइंग गुड, कल मेरा मैच है या अगले हफ्ते मेरा मैच है और मैं उसमें अच्छे से परफॉर्म कर रहा हूँ, सारी स्किल्स परफॉर्म कर रहा हूँ अच्छे से जो मुझे सिखाई गई है, और मैं अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ उसको। मेरा ओपोनेंट जो है उसको नहीं टैकल कर पा रहा है, मैं जीत रहा हूं। तो ये क्या है, मेंटल प्रैक्टिस शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो वो है मेंटल टफनेस डेवलपमेंट। मेंटल जो टफनेस है वो डेवलप करनी है हमने एथलीट्स में। मेंटल टफनेस कैसे डेवलप करनी है, इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला है कि उसको हम बिल्कुल हाई कंपटीशन वाले जो एथलीट हैं उससे मैच कराएं, है ना। तो बार बार जब वो हारेगा तो उसको फिर हमने क्या करना, टफ बोलना, बताना है कि भाई यू हैव टू मेक योर सेल्फ टफ इवन इफ यू आर लूजिंग। तो इसका मतलब हर बार ये नहीं होता कि आप हार रहे हैं तो आप आपकी परफॉर्मेंस कम है। कई बार हम इसलिए भी हारते हैं कि जो सामने वाला है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हमें किस तरह से जो हमारे फेलियर्स हैं उनको अपने स्ट्राइड में लेना है। स्ट्राइड में लेने का मतलब है कि हमें अपने फेलियर्स को ये मान के चलना है कि हाँ, विनिंग एंड लूजिंग आर पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन। और ये नहीं कि जब हार गए हैं तो बिल्कुल ऐसे सैड हो गए और जब जीत गए हैं तो टी शर्ट उतार के नाच रहे हैं, है ना। तो ये मेंटल टफनेस का पार्ट है कि हार भी गए हैं तब भी उसको हम सेंसिबली सोच पा रहे हैं आराम से। और उसके बाद है कंसिस्टेंट पीएसटी प्रैक्टिस, साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग की प्रैक्टिस। साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग में क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ठीक है, हमारा प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है, मेडिटेशन है, डीप ब्रीदिंग है। तो इस तरह की जो स्किल्स है अभी हम आगे उसको डिस्कस भी करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, पीएसटी यानी यस मनोवैज्ञानिक कौशल प्रशिक्षण, साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग। तो एक्टिवेशन और रिलैक्सेशन। एक्टिवेट कैसे करना है, म्यूजिक से, डीप ब्रीदिंग से, क्यू से। क्यू क्या है, क्यू है ऐसे, जब मैच खेल रहा है, मान लीजिए कोई टाइकोंडो या बॉक्सिंग का मैच चल रहा है, तो बाहर से जो कोच बोल रहा है कमान फोकस फोकस फोकस, है ना। तो ये जो फोकस वर्ड है वो क्यू वर्ड है। जैसे एथलीट को सुन रहा है फोकस, तो ही इज एबल टू फोकस, उसको पता चल रहा है कि हाँ मुझे फोकस। ये इसकी ट्रेनिंग पहले से होगी। इनको जैसे फोकस की बात है या फिर एथलीट खुद को बोल रहा है यस कम ऑन, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, क्रिकेट में क्या हो रहा है, बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट नहीं मिल रही है, तो एथलीट क्या बोल रहा है, खुद को बोल रहा है पेशेंस पेशेंस, या फिर उसके टीममेट्स बोल रहे हैं पेशेंस। तो ये क्यू वर्ड्स हैं। और जब बात आती है रिलैक्सेशन की, तो उसमें क्या है, डीप ब्रीदिंग है, पीएमआर यानी प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, और मेडिटेशन। पीएमआर क्या होता है कि आप प्रोग्रेसिवली या तो टो से हेड या तो हेड से टो एक एक सिंगल सिंगल मसल को पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर रिलैक्स कर रहे हैं। और ये जनरली एक जो हमारे कोचेज हैं वो करवाते हैं। इससे क्या होता है, एंग्जाइटी रिलैक्स, एंग्जाइटी कम होती है और जो हमारा स्ट्रेस है और जो हमारे मसल्स हैं वो हम रिलैक्स महसूस करते हैं। आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है, हाँ जी। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा, स्पेक्टेटर्स एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। इसमें बात करेंगे कि जो स्पेक्टेटर्स हैं यानी जो दर्शक हैं वो परफॉर्मेंस को किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। अब जब तो हम खेल रहे हैं होम ग्राउंड में तो होम ग्राउंड में जब कोई भी टीम खेलती है तो ऑलरेडी मोटिवेटेड है, क्योंकि मोटिवेशन और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ती है, क्योंकि जो क्राउड है वो उनको सपोर्ट कर रहा है। वो थोड़ा सा भी ट्राई कर रहे हैं तो क्राउड उनको इतना मोटिवेट कर रहा है कि जैसे पता नहीं कितना बढ़िया काम किया है ना। और जो ओपोनेंट है वो इतने अच्छा अच्छा अगर परफॉर्म कर रहा है फिर भी उनको अप्लॉज नहीं मिलती है। तो होम ग्राउंड का एडवांटेज रहता है और इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। लेकिन होम ग्राउंड में भी क्या होता है, जब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो तो जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा नर्वस फील करते हैं। और नर्वसनेस की वजह से क्या होता है, चोकिंग। चोकिंग का मतलब है कि आप चोक हो गए हो, बिल्कुल आप फ्रीज हो गए हो। आप साइकोलॉजी इतना एंजाइटी है, स्ट्रेस है, क्योंकि भैया डिमांड है, आप अपने घर पे खेल रहे हो, आप घर पे यानी अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हो, सबकी उम्मीदें हैं कि हमारी टीम तो जीतेगी जीतेगी, सब आपको चीयर कर रहे हैं कि ये वो अलग अलग नारों से आपको चीयर कर रहे हैं। और आपकी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है जितनी जो टीम है वो दूसरी वाली कैपेबल है। अब इस केस में क्या होगा
कि भाई जो टीम, जो आपके जो सपोर्टर्स चीयर कर रहे हैं वो फिर बूइंग भी करेंगे, बू, है ना। तो इस तरह से जो स्पेक्टेटर्स हैं वो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेक्टेटर्स का जो रोल है वो ये है कि अगर कोई ऐसा एथलीट है जो एलीट लेवल का है, ठीक है, उसका जो परफॉर्मेंस लेवल है दैट इज एलीट, तो उस केस में तो जो स्पेक्टेटर्स है ना उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे, उसकी जो स्किल्स हैं और रिफाइन होंगी। यानी एक एथलीट है एलीट लेवल का, उसका जो स्किल्स है उस पर मास्टरी है, ठीक है। तो दो केसेस लेते हैं, एक में तो दर्शक हैं, दूसरे में दर्शक नहीं है। तो जब दर्शक होंगे तो उसको क्या होगा, मोटिवेशन फील होगा कि देखो यार मेरे को और इतने सारे लोग देख रहे हैं और मुझे स्किल तो आती है, अच्छे से और अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेगा स्किल को, टेक्निक को। लेकिन वहीं जो दूसरा प्लेयर है, मान लीजिए कोई स्टार्टर है, बिगिनर है, जैसे हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, तो तब क्या होता है कि जो दर्शक हैं उसकी परफॉर्मेंस में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब वो परफॉर्म कर रहा है उसको लग रहा है कि यार मेरे को तो स्किल ऑलरेडी नहीं, अभी अच्छे से नहीं प्रैक्टिस हुई है मेरे को, अब उसका ध्यान जो है स्किल पे नहीं है, स्किल के साथ साथ उसका ध्यान ये भी है कि यार मेरे को वो देख रहा है ना, मेरे को तो मेरे टीचर देख रहे हैं, मेरे तो दोस्त देख रहे हैं मुझको, यार वो जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं वो मुझे देख रहे हैं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो जब जो एथलीट है वो बिगिनर लेवल का है या फिर मॉडरेट लेवल का है, तो उस केस में स्पेक्टेटर्स की प्रेजेंस से परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन होती है। लेकिन अगर जो एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन एलीट लेवल का है, तो जब दर्शकों के सामने वो परफॉर्म करता है तो वो अपनी स्किल्स को और अच्छे से और ज्यादा स्मूथली एग्जीक्यूट करता है और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होती है। तो आज हमने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के, है ना, इंपॉर्टेंट जितने टॉपिक्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कवर कर लिया। इन नोट्स को मैं अपने यूट्यूब अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी पोस्ट करता हूँ। तो जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक आपको पिंड कमेंट्स में मिल जाएगा, आप उस पर जाके इन नोट्स को ले सकते हैं। तो ये आपको पूरा इंग्लिश और हिंदी में जो नोट्स हैं ये आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। जो आप पिंड कमेंट है, सबसे पहला जो ऊपर कमेंट है उस पर आप उस लिंक को क्लिक करके आप सीधा मेरे व्हाट्सएप चैनल पर पहुंच सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम फिजिकल एजुकेशन के किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, है ना जी। तब तक थैंक यू वेरी मच।